नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 25 जिलों में चलाई जा रही दियारा विकास योजना। उबड़ खाबड़ जमीन की सिंचाई के लिए उपयोग करें स्प्रिंकलर। और बटन मशरूम की खेती में नंदन पासवान ने पाई सफलता। दियारा विकास योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये राज्य के 25 जिलों में चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को अनुदान का भी प्रावधान है। दियारा विकास योजना राज्य के 25 जिलों में संचालित है। 25 जिलों में दियारा विकास योजनाएं ली जाती हैं। इस वर्ष 14-15 में दियारा विकास योजना में 1466 लाख 43 हज़ार रुपये का स्वीकृति हुई है, जिसमें अभी 50% करीब आवंटन गया है जिलों को। इसमें 3 योजनाएं ली गई हैं। इसमें हाइब्रिड सब्जी बीज वितरण का है। हाइब्रिड सब्जी में कद्दू, नेनुआ, करेला एवं भिंडी का है, जो कि किसानों को क्रय पर 50% अनुदान किसानों को देना है। अपने क्रय करेंगे और किसान को उसमें से 50% अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद मटर बीज वितरण का योजना है। इसमें उन्नत बीज एवं हाइब्रिड बीज दोनों का है। इसमें भी 50% अनुदान किसानों को दिए जाएंगे। 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। हाइब्रिड सब्जी बीज वितरण में 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान की राशि दी है। उसके बाद पीवीसी पाइप बोरिंग की योजना है सिंचाई सुविधा के लिए दियारा क्षेत्रों में। इसमें भी 50% अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। 6,750 रुपये अनुदान किसान को दिए जाएंगे एक बोरिंग करने पर। पीवीसी पाइप बोरिंग का है। पिछले वर्षों में बांस बोरिंग का योजना चलता था सिंचाई के लिए, लेकिन इस वर्ष जो है पीवीसी पाइप बोरिंग का योजना दिया गया है सिंचाई सुविधा के लिए। इसके लिए कृषकगण जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जो दियारे जिले हैं वो किसान संपर्क कर सकते हैं इन पदाधिकारियों से और दियारा विकास की योजनाओं से लाभ ले सकते हैं। वयस्क मुर्गियों में फाउल टाइफाइड एक तीव्र छूतदार बीमारी है। इस बीमारी से आक्रांत मुर्गियों में सुस्ती, खान पान में अरुचि, बुखार और हरे रंग के दस्त आते हैं। उपचार के लिए 5 ग्राम होस्टासाइक्लिन पाउडर 10 लीटर पानी में डालकर पिलाएं। आवश्यकता अनुसार 2 दिन बाद फिर दें। किसान भाई, ओल की रोपाई का समय मार्च-अप्रैल से जून माह तक का है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं गजेंद्र। इसकी उपज क्षमता 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर है। स्प्रिंकलर उपकरण का उपयोग उबड़ खाबड़ जमीन, कम वर्षा, कम सिंचाई और बलुई जमीन में आसानी से किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कम समय में अधिक खेत की सिंचाई की जा सकती है। इससे पानी, परिश्रम और समय की बचत होती है। एक अलग सोच रखने वाले समस्तीपुर जिले के माधोपुर गांव के नंदन पासवान खेती के साथ साथ बटन मशरूम की खेती कर सामाजिक और आर्थिक सफलता अर्जित कर चुके हैं। श्री पासवान के अनुसार बटन मशरूम की मांग बाजार में काफी है, इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए लाभप्रद है। मशरूम को तो हम लोग पहले स्पॉन बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उसके बाद इसका घर बनाते हैं, उसके बाद इसको चचरी, बांस का चचरी बना के उस पर रस्सी बींद के पन्नी दे के उसके बाद हम लोग करते हैं ये। इसका अभी जो स्पॉन हम लोग बाहर से लाते हैं। इसमें हम लोगों का कभी भी लॉस नहीं है। इसमें हम लोग अगर ये मार्केटिंग हो जाता है तो हम लोग को धंधा करने में कभी, मशरूम उपजाने के लिए हम लोग कभी भी संकोच नहीं करेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। मशरूम जहाँ तक होगा सबसे ज्यादा मशरूम निकालेंगे। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। सेब 80 रुपये किलो है और संतरा 30 रुपये किलो,
नाशपाती 100 रुपये किलो, अंगूर है 150 रुपये किलो, काला अंगूर 200 रुपये किलो है, ऑस्ट्रेलिया सेब है 200 रुपये किलो, चीकू 80 रुपये किलो है, तरबूजा 40 रुपये किलो है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाई बहनों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सब्जी की संरक्षित खेती किस प्रकार की जाए। बिहार के परिवेश में, यहाँ के वातावरण में क्या यह खेती संभव है? यदि संभव है तो इसे किस प्रकार इसे किया जाए, किस विधा का प्रयोग किया जाए, इन सब बातों की आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर MD ओझा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सब्जी की संरक्षित खेती किस प्रकार की जाए। तो लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर संरक्षित खेती की आवश्यकता ही क्यों पड़े। देखिए, जब हम सब्जियों की संरक्षित खेती की बात करते हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सब्जियों की संरक्षित खेती क्यों और किन परिवेशों में की जाए। बिहार एक बहुत अच्छा प्रदेश है जहां सब्जियों की संरक्षित खेती की अपार संभावनाएं हैं और इसको किया जा रहा है और किया जा सकता है, और बड़े पैमाने पर भी। सब्जियों की संरक्षित खेती वास्तविकता इसकी ये है कि जो हमारे ऐसे देश थे जहाँ पर जो है तापक्रम बहुत नीचे चला जाता था, वहाँ सब्जियों को बचाने के लिए शुरुआत इससे हुई थी कि उसको अगर ग्लास हाउस में या पॉली हाउस में सब्जियों को रख दिया जाए तो वो संरक्षित होती थी। लेकिन कालांतर में देखा गया कि अगर सब्जियों को एक निश्चित वातावरण में तापक्रम, प्रकाश, आर्द्रता को हम अगर कृत्रिम ढंग से उसका प्रबंधन कर लें और एक पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बना लें जो कि अलग अलग आकार के होते हैं, 500 स्क्वायर मीटर के भी होते हैं, 100 स्क्वायर मीटर के भी होते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर के भी होते हैं। इस तरह से बहुआयामी पॉली हाउस होते हैं जिनमें हम सब्जियों की खेती करते हैं। उसमें हम आर्द्रता को कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें हम तापक्रम को और प्रकाश को और हवा को, इसको सबको हम कृत्रिम विधि से और अपने हिसाब से उसका प्रबंधन कर लेते हैं। जो भी फसल हम उसमें लगा रहे हैं, उस फसल को कितनी तापक्रम चाहिए, कितना किस तरह का माहौल चाहिए, वो वातावरण हम पॉली हाउस के अंदर बनाते हैं और उसमें हम सब्जियों की संरक्षित खेती करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आपने कई सारी सब्जियों के नाम भी लिए, लेकिन और कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं जो कि पॉली हाउस में या आर्टिफिशियल तरीके से हम संरक्षित खेती उसकी कर सकते हैं? उनके कौन कौन से प्रभेद हैं, यदि हैं तो उच्च प्रभेद उनके जिनको लगा करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सके? देखिए, जब हम लोग सब्जियों की खेती पॉली हाउस में करने की बात करते हैं या संरक्षित की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सब्जियों की खेती और दूसरा सब्जियों का नर्सरी उत्पादन। पहला जो आपने प्रश्न किया वो बहुत ही आपका व्यवहारिक प्रश्न है। उसमें है हम मुख्य रूप से बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे कि हम टमाटर की खेती पॉली हाउस में कर सकते हैं, खीरे की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, एक चेरी टोमेटो होता है जो बहुत छोटा होता है, उसकी खेती हम कर सकते हैं और उसकी खेती बहुत सफलतापूर्वक पॉली हाउस में की जा रही है। बिहार के तमाम ऐसे किसान हैं, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इसकी खेती की जा रही है। जैसे टमाटर में की हम बात करें तो हिम सोना और हिम शिखर ऐसी प्रभेद हैं। जैसे अर्का वरदान करके है एक, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान उद्यान का जो है बेंगलोर में, वहाँ से निकाली गई है। खीरा की हम बात करें तो पूसा संजोग है, वो बहुत अच्छी प्रभेद है। कियान है, सतीश है, नन 30-19 है, नन 97-29 है। ये सब प्रभेद ऐसे हैं। जब हम शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च में भारत है, महाभारत है, इंदिरा है। और चेरी टोमेटो की बात करें तो चेरी टोमेटो में NS चेरी 1, NS चेरी 2, ये जो हमारे प्रभेद हैं ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अच्छे प्रभेद हैं जिनकी उत्पादन क्षमता जो आप बाहर, जिसको हम ओपन पॉलिनेटेड कहते हैं, या बाहर में जो आप पैदावार लेते हैं उससे लगभग 4 गुना है। यानी कि अगर बाहर में आप टमाटर की पैदावार 400 कुंटल ले रहे हैं तो हमारे किसान भाई अगर संरक्षित में उस टमाटर को लगाते हैं तो उसकी उपज लगभग 1500 से 1600 कुंटल प्रति हेक्टेयर उनको प्राप्त होगी। अब आप सोचिए कि कितनी अपार संभावना है।
किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कौन कौन से सब्जियों के प्रभेद हैं और अच्छे प्रभेद हैं जिनको आप लगाकर अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो इतना ज़रूर है कि आपके जो उत्पादन होंगे वो रोग रहित होंगे, कीटाणु से भी काफ़ी बचे रहेंगे और जब आप बाज़ार में उसे बेचने जाएंगे तो आपको जो उसका मूल्य है उससे अधिक मूल्य आपको प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पॉली हाउस में जो खेती की जाती है इसमें मिट्टियों को और बीजों का किस प्रकार उपचार किया जाता है, सिंचाई की किस तरह व्यवस्था की जाए ताकि किसान भाई समझ पूछकर और अच्छे से इसकी खेती कर पाए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। निश्चित रूप से जहाँ पर हम मिट्टी में किसी भी चीज़ की खेती की बात करते हैं, वो चाहे संरक्षित में हो चाहे खुले वातावरण में हो, वहाँ पर उपचार एक बहुत ही प्रमुख हमारी विधा है जिसको हम करते हैं। इसमें भी हम मिट्टी का साथ साथ बीज का दोनों उपचार करते हैं। आजकल जैसे आपने देखा किसान भाई ज़्यादा जैविक की तरफ भाग रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो जैविक के अंतर्गत अपनी संरक्षित खेती करते हैं, उसमें रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसी दशा में वो ट्राइकोडर्मा वीडी आता है। ट्राइकोडर्मा वीडी को 4 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, 1 वर्ग मीटर में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी, यानी जितने वर्ग मीटर में आपको उपचारित करना हो उतने 4 ग्राम आप जो है ट्राइकोडर्मा वीडी ले लीजिए। थोड़े से सड़ी हुई कंपोस्ट में उसको मिला लीजिए और पूरे खेत में, पूरे पॉली हाउस के अंदर उसको बिखेर दीजिए और उसको खूब अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। इसी तरह से जिस बीज का आप उसमें बुआई करने जा रहे हैं, उस बीज को भी आप क्या करिए कि ट्राइकोडर्मा वीडी से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको एक घड़े में डाल के और उसमें 4-5 बूंद पानी डाल के घड़े को हिला दीजिए, तो आपका बीज भी शोधित हो जाएगा। तो शोधित करके, उपचारित करके उसको लगाना बहुत आवश्यक है। एक चीज़, अगर आप मिट्टी का शोधन करना चाहते हैं और आपके पास 8-10 दिन का समय है, तो एक फार्मेल्डिहाइड आता है। फार्मेल्डिहाइड को आप 250 ml को 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और खूब अच्छे से मिट्टी को तर कर दीजिए और उसके बाद किसी काली पॉलीथीन से उसको ढक दीजिए मिट्टी को और 10 दिन तक उसको ढके रहिए। 10 दिन बाद उसको निकाल के और खूब अच्छे से कुदाल से गुड़ाई कर लीजिए। कुदाल को जो आप प्रयोग करिए गुड़ाई करने के लिए, तो उस कुदाल को जो है वो अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिए। उसको जो है मतलब किसी प्रकार का उसमें फफूंद या बैक्टीरिया जो है नहीं होना चाहिए और उसको गुड़ाई करने के बाद भी आप जो है उसमें लगा सकते हैं। लेकिन एक बात बताना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों को कि जब आप कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगाने जा रहे हो तब आप फार्मेल्डिहाइड से जो है मृदा का उपचार न करें, बल्कि आप तब ट्राइकोडर्मा वीडी से मृदा का उपचार करें। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सबने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम पॉली हाउस की खेती, संरक्षित खेती जो हम करेंगे सब्जियों की, यदि किसान भाई अधिक पैसा कमाने के लिए नर्सरी लगाना चाहें तो उसके लिए वो किस प्रकार इसमें खेती कर सकते हैं? या फिर जब सब्जियां हो जाएं तो उसकी तुड़ाई के लिए क्या कुछ और व्यवस्था है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, ये मैं बताना चाह रहा था, दिमाग से निकल गया। देखिए, जब हम सब्जियों की नर्सरी की बात करते हैं तो सब्जियों की खेती से ज़्यादा फायदेमंद जो है सब्जियों की नर्सरी होता है। और वो किसान भाई जो संरक्षित खेती करना चाहते हैं सब्जियों की, या सब्जियों की नर्सरी करना चाहते हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि अगर वो सब्जियों की नर्सरी उसमें करें तो सब्जियों की खेती से ज़्यादा नर्सरी में उनको आय होगी। और इसमें जो नर्सरी होती है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत ही स्वस्थ नर्सरी होती है। और उसका कारण ये होता है कि सॉइल लेस मीडिया, जिसको हम कहते हैं मृदा रहित जो हमारी नर्सरी उत्पादन होती है, उसमें क्या होता है, जैसे आप किसान भाई देखे होंगे कि बाजार में प्लग ट्रे मिलने लगा है। प्लग ट्रे ऐसे ट्रे की तरह से प्लास्टिक का होता है जिसमें छोटे छोटे कप विभिन्न आकार के बने होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। वो जो है विभिन्न आकार की सब्जियों को जो है जिनकी जड़ें जो है ज़्यादा विकसित करती हैं उनको थोड़ा बड़ा कप इस्तेमाल करते हैं, बड़ा प्लग ट्रे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे जो है सब्जियों जो है जिनकी जड़ कम फैलती है उसमें हम छोटा प्लग ट्रे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि पॉलीथीन में भी हम आजकल सब्जियों की नर्सरी उत्पादन कर रहे हैं, खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की। कद्दू वर्गीय सब्जी किसान भाई जो है फरवरी और मार्च में जो है ले जाके खेत में लगाते हैं, जो कि उनका उत्पादन जब आता है बाज़ार में तो उस समय जो है ग्लटिंग होती है बाज़ार में, बहुत सारी सब्जियां जो है कद्दू वर्गीय इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम दिसंबर के महीने में या जनवरी के 15 जनवरी के पहले उसी 20 × 10 सेंटीमीटर की पॉलीथीन में आधा कंपोस्ट और आधा उसमें मोटा वाला रेता जो बालू आती है उसको हम मिला के उसका मिश्रण तैयार कर लेते हैं, उसमें भरते हैं और उसमें हम कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे करेली है, लौकी है, नेनुआ है, कद्दू है, इसका बीज जो है बोते हैं। इसमें किसान भाई को सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की ये है कि इसका जो सीड कोट होता है, जो इसके ऊपर आवरण होता है, ये सख्त होता है, तो इसको डायरेक्ट नहीं बोना चाहिए। इसको रात भर पानी में भिगा देना चाहिए। रात भर पानी में भिगाने के बाद इसको सुबह के टाइम में ले जाके उसमें पॉलीथीन में लगा देना चाहिए और उसके बाद इसमें हल्की सी जो है उससे हजारे से पानी दे देना चाहिए और इसको पॉलीथीन शीट से ढक देना चाहिए या पॉली हाउस के अंदर रख देना चाहिए। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर वो अंकुरित हो जाता है और उसके बाद जो है आप इसको ले जाके प्रति पौधा 10 रुपये या 15 रुपये के हिसाब से आप किसान भाइयों को दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम समय में कम जगह में बहुत ज़्यादा नर्सरी उत्पादन हो सकता है। जो मैं प्लग ट्रे की बात कर रहा था उसमें आता है कोकोपीट, जो नारियल का जूट होता है, इसको मशीन से इसका बुरादा बना लेते हैं। परलाइट और वर्मीकुलाइट पाउडर, ये तीनों को जो है मिला के उसमें भर देते हैं और उसमें जो महंगे महंगे हमारे जो संकर प्रभेद की किस्में हैं, शिमला मिर्च की हैं, टमाटर की हैं, चेरी टमाटर की हैं, उनको हम ले जाके उसमें बोआई करते हैं
और हजारे से पानी देते हैं और ये सब नर्सरियाँ 20 से 25 दिन के अंदर आपकी बिचड़ा जो है तैयार हो जाता है और उसको किसान भाई ले जाके सीधे खेत में रोपित कर देते हैं। पॉलीथीन में जो बिचड़ा किसान भाई तैयार कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि रोपित करने से पहले ब्लेड से पॉलीथीन को काट के निकाल देना है और उसके बाद उसको ले जाके खेत में रोपित करना है। तो अगर वो सब्जियों के बजाय नर्सरी की खेती करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। खास करके समय से पहले उनकी नर्सरी भी तैयार हो जाएगी और हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, जिससे कि किसान भाई उनको ज़्यादा पैसा दे के भी वो नर्सरी खरीदेंगे और ले जाके अपने खेतों पर लगाएंगे। और इसमें जो आपने सब्जियों के या फलों के तोड़ने की बात की तो मैं बताऊं कि जैसे टमाटर लगाते हैं या खीरा लगाते हैं तो ये आप देखे होंगे कि 15-15 फीट तक पॉली हाउस में ऊपर तक, जैसे टमाटर इनडिटर्मिनेट टाइप की ज़्यादातर लगाते हैं जिसकी वृद्धि अनिर्धारित होती है तो वो 15 फीट तक जाता है। जैसे कियोन है, खीरा का जो प्रभेद है, ये भी लगभग 12 से 15 फीट तक ऊपर चला जाता है। तो इसमें आप देखे होंगे कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं एल्युमिनियम की, उन सीढ़ियों पर इसमें जो है जो हमारे मजदूर होते हैं वो चढ़ते हैं और इसमें जाके इसकी बहुत सफाई से जो कटर होता है, कटर से इसकी जो है कटाई करके टमाटर है, खीरा है, उसकी वो तोड़ाई करते हैं। इसको ऐसे सीधे जाके पकड़ के नोचते नहीं हैं, सीढ़ी पर चढ़ के तब उसकी जो है तोड़ाई करते हैं। और उसी तरह से इसमें परागण के लिए आप देखे होंगे कि चूंकि आवरण होता है, चारों तरफ से बंद होता है, इसीलिए इसमें कृत्रिम परागण कराया जाता है। और कृत्रिम परागण के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर होता है जिसमें ऊपर फॉर्म लगा होता है और उसको ले जाके पुष्प के पास टच कराते हैं, जिससे उसमें वाइब्रेशन होता है और पराग कण उसमें आ जाते हैं और दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया बहुत सफलतापूर्वक और ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे कि हमारे पुष्पन अधिक होता है और पुष्पन जब अधिक होता है तो उसमें फलत भी ज़्यादा होती है। इसी कारण पॉली हाउस में कहा गया है कि जो सब्जियां होती हैं उनकी पैदावार ज़्यादा होती है और न सिर्फ पैदावार ज़्यादा होती बल्कि उसकी अवधि जो है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे बाहर में अगर वो 3 महीने की फसल है तो अंदर में वो कम से कम 5 महीने तक चलती है, क्योंकि उसकी वृद्धि जो है वो लगातार होती रहती है और उसमें पुष्पन और फलन होता रहता है, जिससे किसान भाइयों को लाभ ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि किस प्रकार सब्जी की संरक्षित खेती की जाए और जो तमाम बातें डॉक्टर मनीष दत्त ओझा जी ने बताई है, उम्मीद करती हूँ आप उनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक अपनी उपज को बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लाभ भी कमाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में इन तमाम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असंतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नए रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।